Hello everyone, welcome to first class of our MPGK series. This will be an orientation session. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है और कुछ फैक्ट्स फ्रॉम MPGK, कुछ बेसिक इनिशियल फैक्ट्स, राइट. इस लेक्चर में मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, राइट. बिकॉज तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी कैसे होनी है, राइट. बहुत से लोग जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं यूट्यूब पे हियर एंड देयर, दैट स्ट्रैटेजी डजंट एक्चुअली वर्क. आप पहले एमपीपीसीएस का सिलेबस देखो, यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, राइट. और जैसे यूनिट 2 है तो उसमें एमपी की हिस्ट्री की बात कर दी, राइट. यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की गई है. तो ज़्यादातर लोग सिलेबस को इस अकॉर्डिंग ही फिनिश करने की कोशिश करते हैं विदाउट गिविंग रेलेवेंस टू व्हाट एक्चुअली इज़ इम्पॉर्टेंट, विच सब्जेक्ट्स टू प्रायोरिटाइज, राइट, एंड व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच. सो बिफोर वी डेवलप डीपर इनटू द अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट्स, अप्रोच ऑफ द प्रिपरेशंस, आपको एक काम करना है कि ये जो सिलेबस मैंने शेयर किया है इसका प्रिंट आउट निकालना है एक तो, राइट, और एक एमपी के मैप का प्रिंट आउट निकालना है, राइट, और अपनी डेस्क पे जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसको अटैच करना है, राइट. ये दोनों चीज़ें आपकी डेस्क पे आज ही अटैच होनी चाहिए. अगले 30 दिनों तक हम बहुत रिग्रेस पढ़ाई करने वाले हैं, सारे फैक्ट्स याद करने होंगे, सब कुछ याद करना होगा. बार बार डिस्ट्रिक्ट का नाम आपके सामने आएगा, राइट. बार बार लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब देखने की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपके सामने मैप होना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, क्या वो सिलेबस में है, राइट. ऑल्दो वी विल कवरिंग ओनली एमपी के पोर्शन, बट स्टिल आपके सामने पूरा एमपी का सिलेबस और एमपी का मैप आपके डेस्क पे जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो उसको लगाओ और इमेज क्लिक करके इस ग्रुप पे सेंड करो, राइट. दोज हु विल सेंड द इमेजेस, हम डेली आपको कुछ कुछ असाइनमेंट्स देंगे. दोज हु विल फिनिश द असाइनमेंट्स ऑन टाइम बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर्स, अगर आप हमें कोई मैसेज करोगे, डीएम करोगे, तो वी विल गिव यू टाइमली रिस्पॉन्स. इट विल बी अ 2-वे इंट्रैक्शन, राइट. जो असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करेंगे उनकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्स जल्दी किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दोज जो असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर रहे हैं, जो इनएक्टिव हैं ग्रुप में, राइट. सो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें. इसके बाद देखो, एक तो सिलेबस को फिनिश करने का ये तरीका है कि आप पहले वो यूनिट 1 फिनिश करो, यूनिट 2 फिनिश करो, यूनिट 3 फिनिश करो और इस तरह से करते करते 10 यूनिट्स फिनिश कर डालो. दूसरा तरीका होता है कि स्मार्ट तरीका सिलेबस को फिनिश करने का, राइट. आप पीवाईक्यू का एनालाइज करो और पता करो कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे पकड़ होना ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम एग्ज़ाम रेलेवेंस पर्पस एंड एक्यूरेसी पर्पस. कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ईजिली टारगेट किए जा सकते हैं और हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, राइट. तो इसके आगे मैं जो भी बातें बता रहा हूँ एक पेन और पेपर लो और उसको नोट करते जाओ, राइट. देखो यहाँ पे जो यूनिट 1 है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की गई है, राइट, इससे आते हैं 10 क्वेश्चन. ओके, इसको नोट कर लो पहले कि यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन आएंगे, राइट. इसके बाद है यूनिट 7. यूनिट 7 से भी लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे और बहुत टफ आएंगे. इससे ईजी क्वेश्चन नहीं आते, टफ क्वेश्चन आते हैं यूनिट 7 से. तो लिख लेना, टफ क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे, राइट. अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 10 ही आए एग्जैक्ट, बट एवरेज जब हमने पीआईक्यूज़ पर रिसर्च करी तो हमें पता लगा एवरेज 10 क्वेश्चन के आसपास इन सब टॉपिक से आते हैं, राइट. ये जो यूनिट 9 है इससे भी लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर वगैरह के बारे में जिसमें पूछा जाता है, राइट. अब बचा हमारे पास यूनिट 8 जिसमें करंट अफेयर्स की बात होती है, राइट. इससे लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे. ये इंटरनेशनल और नेशनल की बात सिर्फ कर रहा हूँ, ये मिला के लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट. सिमिलरली यूनिट 6 से इकोनॉमी ऑफ इंडिया से लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट. इकोनॉमी ऑफ एमपी को हटा दो, अभी एमपी जीके की बात हम नहीं कर रहे हैं. तो ओवरऑल हमने क्या देखा, यूनिट 7 जो कि साइंस से रिलेटेड है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे टफ नेचर के. यूनिट 9 जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे. यूनिट 1 जो कि हिस्ट्री है उससे भी लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे. और इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को मिला करके लगभग 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, राइट. तो टोटल ये जो एरिया है ये आपको 40 क्वेश्चन सही करवाने की ताकत रखता है, राइट. बट ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिससे जो क्वेश्चंस आएंगे ज़रूरी नहीं आपने पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चंस. इसमें जो ऑप्शंस होंगे बहुत एम्बिगुअस होंगे, राइट. हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमी हो, साइंस हो, इनसे ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है. तो ये 40 क्वेश्चन आसान करना, इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, राइट. तो अब सॉल्यूशन क्या है, ये सब्जेक्ट्स को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है. तो आप सोचोगे सर फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना है. सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए MPGK. दिस शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन दिस एग्जामिनेशन. लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे MPGK से,
राइट। और बहुत ही हाई यील्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एमपी जीके अच्छे से पढ़ा है तो शायद बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपके गलत होंगे, राइट। मान लो कि 45 क्वेश्चन आएंगे एमपी जीके से, राइट। तो ये तो आपका फुली प्रिपेयर होना ही चाहिए, राइट। सिमिलरली हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। याद रखना एमपी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, इंडियन ज्योग्राफी ही आती है। तो इंडियन ज्योग्राफी से मान लो आएंगे 10 क्वेश्चन, और आएंगे पॉलिटी से आएंगे लगभग 5-10 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ से भी आते हैं, राइट। मान लो 5 क्वेश्चन आए। अब देखो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, एमपी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप सही करके ही आओगे, राइट। यहाँ पे मान लो आपने 40 सही कर लिए 45 में से, यहाँ पे मान लो आपने 7 सही किए 10 में से, और यहाँ पे मान लो आपने 3 ही सही किए, तब भी आपके 50 क्वेश्चन सही होना तय है आउट ऑफ 60। ये 60 क्वेश्चन थे, राइट। तो 60 आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। 45, 10, 55, 5, 60, तो 60 क्वेश्चन ईजी थे। 60 में से 50 आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो टारगेट आपका यही होना चाहिए, जो 60 ईजी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल 100% सही होने चाहिए आपके, राइट। याद रखना हर साल पेपर में ये 60 क्वेश्चन आसान होते हैं, उनमें से मिनिमम 50 तो आपके सही होने ही चाहिए। यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल हाई होगी। जो मैंने बाकी 40 क्वेश्चन बताए वो टफ होंगे, एम्बिगुअस नेचर के होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो खैर नहीं होती, बट फिर भी जो भी पैटर्न रहेगा, राइट, थोड़ा सा एम्बिगुअस रहेगा, थोड़ा सा एक्यूरेसी आपकी कम रहेगी उसमें, राइट। यहाँ पे आप श्योर रहोगे अपने आंसर में अगर पढ़ाई करिए तो, राइट। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है, पॉलिटी को रखना है, इंडिया ज्योग्राफी को रखना है, और एमपी जीके को रखना है, याद रखना, राइट। ये सब्जेक्ट्स आपके इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयार होने चाहिए, इनसे कोई भी क्वेश्चन आए आप गलत ना करो। सबसे पहला तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, राइट। ये जो भी एनालिसिस मैंने बताया इसकी भी फोटो लेके मुझे ग्रुप पे भेजना कि आपने इस एनालिसिस समझा, और आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये लिखा होना चाहिए कि माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज दीज 3 सब्जेक्ट, राइट। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ के कुछ नहीं जाना, बट हाँ उन सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं करो, राइट। क्योंकि उन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है, एमपी जीके पे, पॉलिटी पे और ज्योग्राफी में आपकी कमांड हो गई तो आसान क्वेश्चन ही रहेंगे। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम को लेके स्ट्रैटेजी, राइट, कि क्या अप्रोच होगा आपको प्रिपरेशन करने में, राइट। अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, हम आपका कंप्लीट एमपी जीके वाला पोर्शन जो है, जो आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन सही करवाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे बैच को फॉलो करते हो तो याद रखना कि हम डिफरेंट बुक्स के थ्रू आपको कुछ इमेजेस शेयर करेंगे डेली, उसी से हम पढ़ाएंगे भी। याद रखना एमपी को लेके बहुत सारी बुक्स हैं, बट किसी में भी कंटेंट सफिशिएंट नहीं है। कुछ बुक में कोई चीज़ अच्छी दी है, किसी बुक में कोई चीज़ अच्छी दी है, तो हम डिफरेंट बुक्स से आपको इमेजेस क्लिक कर करके पढ़ाएंगे। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है अगर अभी तक नहीं लिए तो। जो नोट्स हम शेयर करेंगे उसी को प्रिंट निकलवा के उसी से पढ़ना, राइट, या फिर सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ना। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो जिस दिन लेक्चर देखो तो जो भी मैं नोट्स शेयर करूँ ना, उसके खुद शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। तो एंड में आपके पास एक कॉपी रहेगी जिसमें आपके पास कंप्लीट एमपी जीके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रहेगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। लास्ट मिनट पे अपने खुद के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी बुक्स, राइट। तो कोशिश करना, क्योंकि डेली ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं आएंगे, मैक्सिमम 30 to 60 मिनट्स का एक लेक्चर होगा डेली, राइट। तो आप कोशिश करना कि डेली आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हो जो हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो समझ आ गई सारी चीज़ें, कैसे हम फिनिश करेंगे, क्या होगा। 30 डेज़ में वी विल ट्राई कि आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, राइट, दैट इज़ अप टू 15 अप्रैल, ओके। बाकी के जीएस का पोर्शन साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहना, राइट, वरना लास्ट के लिए छोड़ोगे तो कुछ बहुत प्रेशर आ जाता है। याद रखना जो लोग 15 अप्रैल तक पूरी तरह प्रिपेयर हो गए उन्हीं का एग्जाम क्रैक होगा। जिन्होंने सोचा लास्ट एक हफ्ते में रिवाइज कर लूँगा, एक हफ्ते में और रिवाइज कर लूँगा, तो नहीं होगा, राइट। एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए सब कुछ। लास्ट वीक के लिए कुछ मत छोड़ना। और याद रखना PYQs को सॉल्व करते रहो, जो मैं पढ़ाऊँ उसके PYQs वगैरह देखते रहना साथ साथ। ये सब चीज़ें आपको करनी है, राइट। वी कैन ओनली एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट। एक्चुअल एक्शंस आपको लेने हैं और आपको लेने ही पड़ेंगे अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, राइट। ये हो गई आज के ज्ञान की बातें। अब क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन है, कुछ बेसिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं एमपी के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, राइट। याद रखना कि जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी दैट इज सिंगरौली एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी दैट इज अलीराजपुर, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 34 मिनट्स का है। मतलब सूरज पहले सिंगरौली में उगेगा, उसके 34 मिनट्स बाद अलीराजपुर में उगेगा, राइट, क्योंकि ईस्ट में सिंगरौली है, अलीराजपुर वेस्ट में है, ओके। एमपी पीसीएस के बहुत सारे फैक्ट्स में आपको सिंगरौली और अलीराजपुर का नाम देखने को मिलेगा, राइट। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे नियरेस्ट 82 डिग्री 5 जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसके सबसे नियरेस्ट एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो भी सिंगरौली का ही नाम आएगा, राइट। 82 डिग्री 66 पे सिंगरौली है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एमपी में।
14 डिस्ट्रिक्ट में, राइट। जब ज्योग्राफी अंशुल सर पढ़ाएंगे आपको तो आपको याद करवाएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्वार्टर का आंसर पास होता है, राइट। याद रखना एमपी में एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसके थ्रू आईएसटी लाइन पास होती है, यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जो है वो एमपी से एक ही डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, वो है सिंगरौली। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, तो सबसे पहले सनराइज़ वहीं पे होगा एमपी में, और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, इसलिए सबसे लास्ट में जो सनसेट होगा वो वहाँ पे होगा, राइट। फर्स्ट सनराइज़ आपका सिंगरौली में होगा और लास्ट सनसेट आपका अलीराजपुर में होगा। अलीराजपुर के बारे में एक फैक्ट याद रखना, इसका नाम जल्दी ही चेंज किया गया है, इसमें डबल ए कर दिया गया है, इट्स नाउ अलीराजपुर। एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई, ये एक्चुअली राजपुर के पास एक गांव था आली, इन दोनों को मिला के बना था अलीराजपुर, बट क्योंकि मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये अलीराजपुर हो गया था, तो गवर्नमेंट ने सितंबर में इसका नाम चेंज करके अलीराजपुर हो गया। तो कभी भी आप मेंस में लिखना हो तो अलीराजपुर लिखना, नॉट अलीराजपुर, ओके। क्वेश्चन आएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नियरेस्ट है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, तो सिंगरौली और सीडी का नाम तो याद ही रखना, एक लाइन है, ठीक है, उसके सबसे क्लोजेस्ट है सिंगरौली, राइट, उस लाइन पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरह सिंगरौली सीढ़ी का नाम तो ज़रूर याद रखना। बाकी याद रखना रेवा, कटनी, पन्ना, जबलपुर, ये सब भी आसपास ही हैं, राइट। इनके एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोपाल कैपिटल है तो भोपाल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। 23 डिग्री लैटिट्यूड से 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक भोपाल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये चीज़ याद रखना। कैसे याद रखोगे, आप भोपाल गए, आपने अपने दोस्त से बोला ला भाई 2-3 दे, ला मतलब लैटिट्यूड, 2-3 दे मतलब क्या मांगोगे दोस्त से, भोपाल में जाओगे शाम को तो कोई भी चीज़ मांग सकते हो, राइट। क्या बोलोगे, ला भाई 2-3 दे, आपका दोस्त बोलेगा ओके लो, मगर साथ साथ ही खाएंगे या पिएंगे, राइट। तो ला 2-3 लो मगर साथ साथ ही खाएंगे, ओके। तो इस तरह से ला और लो करके आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भोपाल का याद करना है, ओके। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ज़्यादा खुलकर ये ट्रिक नहीं समझा सकता। भोपाल से सबसे दूर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली है, 715 किलोमीटर दूर है भोपाल से, क्योंकि भाई ईस्टर्न मोस्ट है ना वो, ठीक है। और भोपाल से और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, सिंगरौली, मऊगंज, सीधी, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भोपाल से इतनी दूर हैं कि वहाँ पे अगर कोई गया हुआ है तो आपको एसएमएस करना होता है, कॉल नहीं लगते, तो एसएमएस से याद रखना। सिंगरौली, मऊगंज, सीधी तीनों मोस्ट डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम भोपाल, राइट। भोपाल क्योंकि कैपिटल है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भोपाल से बाउंड्री शेयर करती हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, विदिशा, गुना, राजगढ़ और रायसेन। कैसे याद करोगे इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, मैं आपको एक राय दूं, मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। भोपाल शहर का जो राजा है ना, उसमें विदेशी राजा वाले गुण हैं, बस याद हो गया, ठीक है। भोपाल के राजा की बात हो रही है और मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि भोपाल शहर का जो राजा है यानी राजगढ़, ठीक है, भोपाल शहर का जो राजा है यानी सीहोर, राजगढ़, राइट, भोपाल शहर का जो राजा है ना उसमें विदेशों वाले गुण हैं। तो आपका जो नोट्स बनाओगे उसमें ट्रिक लिख लेना, अभी तो आपको लगेगा अरे वाह याद हो गया, बट 2 दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए एक पेपर पे ये जो भी ट्रिक्स मैं साथ साथ बताता चलूँगा उनको लिख लेना, तो रिवीजन आपका बहुत आसान और फ़नी हो जाएगा, तब आपको रिवीजन बोरिंग नहीं लगेगा। कभी भी आपसे कोई पूछे कि भोपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है, अक्सर जब आपको पेरेंट्स को पता चलता है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप घर जाते हो तुरंत क्वेश्चन पूछने लगते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भोपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है, तो बोल देना मैं आपको एक राय दूँ, भोपाल शहर के राजा के अंदर विदेशों वाले गुण हैं। याद रखना भोपाल में सनराइज़ सिंगरौली से 20 मिनट बाद होता है, अलीराजपुर में 34 मिनट बाद हो रहा था ना, यहाँ पे 20 मिनट्स बाद होगा सनराइज़। बाकी एमपी के कुछ निक नेम्स भी हैं, हृदय प्रदेश बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल लोकेशन है इंडिया में, राइट, सेंट्रल इंडिया बोला जाता है, मिनिएचर इंडिया बोला जाता है, राइट, डायमंड स्टेट, हाउस ऑफ रिवर, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वॉल्चर स्टेट, फॉरेस्ट स्टेट, ये सब एमपी को बोला जाता है। देखो एमपी के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंट्रल विलेज इंडिया में अभी प्रेजेंट सबसे सेंट्रल जगह कौन सी है, तो विदिशा है, जो करंट फॉर्म ऑफ इंडिया है उसका सबसे जो बीचों बीच कोई जगह है तो विदिशा ही है, राइट। ये तो सबको पता होता है कि भाई इंडिया के सेंट्रल पॉइंट एमपी में विदिशा नाम की जगह है, ठीक है, वो सेंट्रल पॉइंट है इस समय का जो करंट इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसके अकॉर्डिंग विदिशा इज इन द सेंटर, राइट। और एमपी के सेंटर की बात करो तो एमपी के सेंटर में सागर है, एमपी के हृदय में सागर भरा हुआ है, राइट। इंडिया के सेंटर में विदिशा है, एक ऐसी जगह जहाँ से विविध दिशाएँ निकल रही हैं, वो सेंटर की दिशाएँ हुई ना, तो विदिशा, विविध दिशाएँ यहाँ से निकल रही हैं, इंडिया के सेंटर में है, और एमपी के सेंटर में है सागर, एमपी के हृदय में सागर बसा हुआ है, ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। मगर सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ भी एमपी में ही है, राइट। उज्जैन की एक जगह है मंगलनाथ, ऑब्वियसली पूरी पृथ्वी का सेंटर है तो मंगल तो होगा ही वहाँ पे, तो उज्जैन की एक जगह है मंगलनाथ जो कि सेंटर ऑफ अर्थ है, वो एमपी में सिचुएटेड है।
सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया यानी अनडिवाइडेड इंडिया का जो सेंटर है वो बरसाली बैतूल में है। देखो, जब अनडिवाइडेड इंडिया के सेंट्रल पॉइंट की बात होगी तो एक तो ट्रेडिशनल माना जाता है करौंदी नाम की जगह है कटनी में, करौंदी नाम का गांव है कटनी में, वो सेंट्रल पॉइंट है। ये ट्रेडिशनल बुक्स में ये सब लिखा रहता था कटनी, राइट। लेकिन मॉडर्न सेटेलाइट के थ्रू जब कैलकुलेट किया गया तो सेंटर ऑफ ग्रेटर इंडिया निकल कर आया बरसाली बैतूल में। ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, जब पाकिस्तान अलग नहीं था तब की बात हो रही है, राइट। तो याद रखना कि करंट अगर पूछे तो बरसाली बैतूल में है, बट ट्रेडिशनल आए सेंट्रल विलेज लिखा रहे तो करौंदी कटनी। ओके, दोनों आपको पता होना चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद होनी चाहिए और जो एग्जैक्ट विलेज है डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर वो भी पता होना चाहिए। तो याद रखना, पहले ट्रेडिशनली लोगों को क्या लगता था कि करौंदी कटनी जो है वो इंडिया का सेंट्रल विलेज है, राइट, अनडिवाइडेड इंडिया का। कैसे याद रखोगे? इंडिया जब डिवाइड हो रहा था तो इस विलेज में बैठ के एक लेडी थी, वो रो रही थी। तो किसी ने पूछा, क्यों रोंदी तू, क्यों रोंदी? पंजाबी में बोल दिया, ठीक है, क्यों रो रंदी? तो वो बोलती है कि काटो नहीं प्लीज़, इंडिया को काटो नहीं। इसलिए करौंदी कटनी सेंट्रल पॉइंट था, ऐसे याद रखना, अनडिवाइडेड इंडिया का, राइट। किसी ने पूछा क्यों रोंदी मतलब क्यों रो रही है तू, तो उसने बोला काटो नहीं प्लीज़, इंडिया को काटो नहीं, काटो नहीं, कटनी कटनी, राइट। तो इस तरह से आपको वर्ड कनेक्शन थ्रू याद रहेगा, राइट। देखो, ये ट्रिक्स आपको सिली लग रही होंगी अभी, मगर याद रखना कि ऐसे ही वर्ड कनेक्शन से चीज़ें एग्जाम में ऑप्शन देके याद आती हैं, राइट। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं शायद उनको लगे कि ये तो याद ही है मुझे, इसकी इतनी ट्रिक क्यों बता रहे हो, मगर याद रखो कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए फैक्ट्स बिल्कुल नए हैं और ट्रिवियल हैं, तो इसलिए उनके लिए ट्रिक्स वर्क करेंगे। जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें याद है वो इन ट्रिक्स पे ध्यान मत देना, ओके। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया करौंदी कटनी। क्यों रो रही है? काटो नहीं प्लीज़, इंडिया को काटो नहीं। इस तरह करके आपको करौंदी कटनी याद रखना है। फिर जब कैलकुलेशन की गई हाल ही में तो पता लगा इंडिया के बिल्कुल, बैतूल को आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच अभी कुछ बरस पहले ही पता चला कि बरसाली नाम की जगह है, राइट। तो बिल्कुल बीचों बीच जो हाल ही के बरस में पता चला वो बरसाली का नाम आया होगा सामने। तो बैतूल से बिल्कुल याद रखना और बरसाली से बस कुछ बरस पहले ही पता चला ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना, बरसाली और करौंदी में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको। ओवरऑल प्रेजेंट इंडिया का पूछे अगर अनडिवाइडेड ना लिखा हो क्वेश्चन में तो विदिशा ही मारना। एमपी के सेंटर में सागर है, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत। एरिया वाइज लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट एमपी का राजस्थान है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट यूपी है, ठीक है। एमपी सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से स्टेट से शेयर करता है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सदर्न बाउंड्री और एमपी की नदर्न बाउंड्री आपस में शेयर होती हैं। एमपी की स्टेट कैपिटल है भोपाल और समर कैपिटल है पंचमढ़ी। भोपाल में गर्मी ज़्यादा लगती है तो समर में ये लोग पंचमढ़ी हिल स्टेशन भाग जाते हैं, इस तरीके से याद रखना। कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर है, मगर स्पोर्ट्स कैपिटल भी इंदौर है, क्योंकि कॉमर्स तो भाई इंडोर ही करते हैं हम लोग, बट एमपी में खास बात यह है कि लोग स्पोर्ट्स भी इंडोर ही खेल रहे हैं, दरवाजे के अंदर ही खेल रहे हैं। तो कॉमर्स और स्पोर्ट्स दोनों चीज़ें इंडोर हो रही हैं। कल्चरल कैपिटल जबलपुर है, ये तो ऐसे ही याद कर लोगे, कल्चर जबल बोलोगे तो याद हो जाएगा, राइट। म्यूज़िक कैपिटल मैहर है, राइट, म्यूज़िक कैपिटल मैहर है। कैसे याद रखोगे? म्यूज़िक उसी को आता है जिसके ऊपर रब की मेहर होती है, इस तरह याद रखना, राइट। जिसके ऊपर रब की मेहरबानी होगी उसी को म्यूज़िक आएगा। कोल कैपिटल सिंगरौली है, बहुत फेमस है, ऐसी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी कैपिटल लेकिन बैधान जगह है सिंगरौली में, उसको बोलते हैं, ओके। कोल और एनर्जी में सिंगरौली का नाम आएगा। मैंगनीज कैपिटल बालाघाट है। मैंगनीज बाला कैसे याद रखोगे? मांगने वाला ऐसे ऐसे करोगे याद हो जाएगा, राइट। चीज़ों को रटने का तरीका होता है, रट लोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। सिर्फ सुपरफिशियल रीडिंग लोगे इस पेज की, अक्सर आप लोग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, लाइन में लाइन तो पढ़ते हो, बट एक बार रीडिंग लेते हो और सोचते हो बस अब याद हो गया, एग्जाम पहले रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी चीज़ पे 4-5 मिनट स्पेंड नहीं करोगे तब तक चीज़ें याद नहीं होगी। आपके पास सिर्फ 30 डेज़ है, तो जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको इस तरह से पढ़ो कि दोबारा अगर रिविजन ना भी करो तब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो ऑप्शन आपके माइंड में चमक उठे, इस तरह से चीज़ें इम्प्रिंट हो। और ये मेरी टीचिंग इसका कमाल होगा कि मैं कुछ इस तरह से आपको चीज़ें याद करवाऊंगा कि भूलेगी तो नहीं। अगर आपने लेक्चर्स 2 बार देखे हैं मिनिमम तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कुछ एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया तो बात अलग है, बट एमपी जेके की तो गारंटी मेरी है कि अच्छे से हो जाएगा आपका, राइट। एमपी का स्टेट फॉर्मेशन डे मध्य पर्व है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ऑफिशियल लैंग्वेज एमपी असेंबली की भी हिंदी ही है। स्टेट सॉन्ग मेरा मध्य प्रदेश, जिसको लिखा है महेश श्रीवास्तव ने, ये बात याद रखना, राइट। करौंदी डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसको ट्रेडिशनली एमपी का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, अनडिवाइडेड इंडिया का सेंट्रल पॉइंट जिसे माना जाता है, वो कटनी में जो करौंदी नाम है उसका नाम अभी चेंज किया गया है। इसका नाम अभी मनोहर विलेज कर दिया गया है, करौंदी विलेज का नाम, राइट। करौंदी केचुआ हिल्स पे सिचुएटेड है, ये भी याद रखना, ओके। इतने फैक्ट्स पता होने चाहिए।
इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ ओरिएंटेशन लेक्चर है। आप प्रिपेयर हो जाओ, जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं उनको सबमिट करो। इफ़ पॉसिबल जितने फैक्ट्स मैंने बताए इनको भी एक पेज पे नोट बना के 1 पेजर सबमिट करो इस ग्रुप पे, राइट। इमेज शेयरिंग में अलाउ कर दूंगा, आप PDF फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में चीज़ें शेयर कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।